हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिडेंट को और आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। चलिए, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, जो आर्टिकल 123 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 123 के अंतर्गत ही आती है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अगर हम इसकी बात करें तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह एक लेजिस्लेटिव पावर है या फिर क्या यह एग्जीक्यूटिव पावर है? तो दोस्तों, यह एक लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की। ओके, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है ऑफ प्रेसिडेंट की। ओके, जो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह कौन सी पावर है? लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है। ओके दोस्तों, अब आप समझो कि ये ऑर्डिनेंस होता क्या है। ऑर्डिनेंस क्या चीजें होती है ना? ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस दोस्तों एक तरह का लॉ ही होता है। जैसा लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है वैसा ही एक लॉ होता है, लेकिन इसे पास करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इज ऑर्डिनेंस इज अ लॉ पास्ड बाय प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस इज अ लॉ पास्ड बाय, जिसे पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसे पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, जनरली हम अगर बात करें तो लॉ को कौन पास करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा लॉ को पास किया जाता है। सपोज अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट में रिसेस हो रखा है और इमरजेंसी सिचुएशंस है, कोई लॉ बनाना ही पड़ेगा इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए, तो ऐसे में लॉ कहाँ से आएगा? लॉ कौन बनाएगा? तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए ही प्रेसिडेंट पास करते हैं ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस से लॉ लेकर आया जाता है तब जब पार्लियामेंट रिसेस में हो, यानी पार्लियामेंट की जो हाउसेज है वो सेशन में ना हो। ओके, तो ऑर्डिनेंस कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरह का क्या है? लॉ है। एक तरह का लॉ है जिसे कौन पास कर रहा है? जिसे प्रेसिडेंट पास कर रहा है, ना कि कौन? ना कि पार्लियामेंट। जिसे पार्लियामेंट पास नहीं करती है ना, पार्लियामेंट पास नहीं करती है। पार्लियामेंट के बजाय कौन पास कर रहा है? प्रेसिडेंट पास कर रहा है। ओके, जिसे इसके बाद देखो, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाई ऑर्डिनेंस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है ना, ऑर्डिनेंस तभी लाया जाता है जब पार्लियामेंट रिसेस में हो, यानी पार्लियामेंट की सेशन, पार्लियामेंट के हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा जब सेशन में ना हो। सेशन होते हैं बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। जब ये सेशन में ना हो, या तो दोनों हाउस सेशन में ना हो या फिर कोई एक हाउस सेशन में ना हो, है ना, तो ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है दोस्तों? ऑर्डिनेंस passed by president only when both the houses of both the houses of parliament or either house or either house of the either house of parliament is not in session, is not in session। जब या तो दोनों ही हाउस
या तो दोनों ही हाउस सेशन में ना हो, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हाउस सेशन में ना हो, या फिर कोई एक हाउस सेशन में ना हो, क्योंकि जो लॉ पास किया जाता है वो दोनों हाउसेस के द्वारा किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के द्वारा? तब लाया जाता है जब दोनों ही हाउस सेशन में ना हो, या फिर तब लाया जाता है जब कोई एक हाउस सेशन में ना हो। ओके, सपोज है ना, सपोज पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट सेशन में है और ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, पार्लियामेंट सेशन में है और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड माना जाएगा, है ना। ऐसी सिचुएशन में जो ऑर्डिनेंस होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड माना जाएगा। कब? मान लो, है ना, पार्लियामेंट किस में है? पार्लियामेंट इज इन सेशन, पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट सेशन में है, और तब, है ना, जब वो सेशन में है और प्रेसिडेंट क्या कर दे, ऑर्डिनेंस लेकर आ जाए, ऑर्डिनेंस लेकर आ जाए, तब उस केस में यह ऑर्डिनेंस क्या होगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा या वॉइड माना जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि यह प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो पैरेलल पावर नहीं है लेजिस्लेचर के, ठीक है। तो लेजिस्लेचर नहीं होगी तभी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, पैरेलली यह ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जो ऑर्डिनेंस की जो वैल्यू है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है, जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, उसकी वैल्यू और पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किया जाता है उसकी वैल्यू सेम होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है? टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का ही डिफरेंस रहता है दोनों में। ओके, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेंस इज सेम एज दैट ऑफ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, द ओनली डिफरेंस इज अ टाइम पीरियड। ओनली डिफरेंस क्या है दोस्तों? टाइम पीरियड। अगर मैं लॉ पास बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ लाया जाता है उसकी, उसके टाइम पीरियड की बात करूं, उसकी वैलिडिटी की बात करूं, तो वो तब तक लॉ तब तक बना रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट खुद उसे अमेंड ना करे या रिपील ना करे। ओके, तब तक बना रहेगा जब जब तक कि पार्लियामेंट उसे खुद अमेंड ना करे या रिपील ना करे। ओके, तो वही अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस होगा, है ना, वैल्यू में तो वो सेम है, जैसे कि जो वैल्यू पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ लॉ रखता है वही वैल्यू ऑर्डिनेंस भी रखता है। लेकिन ऑर्डिनेंस की जो टाइम पीरियड होता है, अब वो मैक्सिमम टाइम जो होता है वो होता है 6 मंथ्स एंड 6 वीक का, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स का। ओके दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जब दोनों हाउस सेशन में होंगे, है ना, जब दोनों हाउस सेशन में आ जाएंगे, कहने का मतलब है कि मान लो हाउस रिसेस में है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा उस टाइम पे किसी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए। ओके, जैसे ही पार्लियामेंट के हाउसेज रीअसेंबल होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में सत्र शुरू होंगे, सेशन स्टार्ट होंगे, वैसे ही वह ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा उसको अप्रूव करने के लिए या उसको डिसअप्रूव करने के लिए। ओके, तो ऐसे में जब उसको प्रस्तुत किया जाएगा पार्लियामेंट के पास, तो ऐसे में पार्लियामेंट के पास 6 वीक्स का टाइम रहता है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट उसके ऊपर डिसीजन ले ले, या तो उसे अप्रूव कर दे या डिसअप्रूव कर दे। ओके, तो इसका जो ऑर्डिनेंस का अगर मैं लाइफ टाइम की बात, लाइफ स्पैन की बात करूं, है ना, टाइम पीरियड की बात करूं, तो मैक्सिमम टाइम जो है ऑर्डिनेंस का वो है 6 मंथ एंड 6 वीक्स। वो ऐसा इसलिए 6 वीक्स तो दोस्तों होगा ही, 6 वीक्स तो होगा ही। सपोज मैं बात करता हूं कि पार्लियामेंट, मान लो मॉनसून मॉनसून सेशन समाप्त हुआ, मॉनसून सेशन एंड हुआ, है ना, मॉनसून सेशन एंड हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन चलेगा हमारा वो चलेगा कौन सा? विंटर सेशन, विंटर सेशन।
ओके, जैसे ही विंटर सेशन स्टार्ट होगा तो वैसे ही पार्लियामेंट के समक्ष इस ऑर्डिनेंस को पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए। तो पार्लियामेंट के पास टाइम है कितना, 6 वीक्स का, यहाँ से 6 वीक्स का, जब विंटर सेशन स्टार्ट होगा उस तारीख से 6 वीक्स का, 6 सप्ताह का समय रहेगा पार्लियामेंट के पास कि वो उसको क्या कर दे, या तो अप्रूव कर दे या फिर डिसअप्रूव कर दे। ओके, तो वही 6 मंथ का गैप मैं इसलिए बता रहा हूँ, 6 मंथ इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि किन्हीं भी 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स का। ओके, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स का हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, वो वीडियो बना रहा हूँ लेक्चर। हम्म, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो खाओ फिर खाना, मैं करता हूँ बात करें। ठीक है, मैं बना लूँ वीडियो, बीच में हूँ मैं। वो नहीं नहीं, ठीक है, फिर करता हूँ, फिर करता हूँ, फिर करता हूँ, फिर ठीक है, ओके। ओके ओके। तो इसमें दोस्तों देखो, जैसे ही रीअसेंबल होंगे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, है ना, तो वैसे ही वो जो ऑर्डिनेंस होगा प्रेसिडेंट के द्वारा लाया हुआ उसको प्रस्तुत किया जाएगा दोनों हाउसेज के पास, लोकसभा के पास भी और राज्यसभा के पास भी, है ना। तो जब असेंबल होगा वहां से 6 वीक्स का जब प्रस्तुत किया जाएगा तो फिर 6 वीक्स का समय रहता है पार्लियामेंट के पास कि या तो उसे अप्रूव कर दे या डिसअप्रूव करते हैं, वो क्या क्या एक्शन ले सकती है उसके ऊपर वो हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति के द्वारा इशू किया जाता है रिसेस पीरियड में, कब दोस्तों, रिसेस के पीरियड में, रिसेस पीरियड में उसे, है ना, उसे दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के समक्ष प्रस्तुत करना होता है जैसे ही वो रीअसेंबल होती है। पार्लियामेंट के पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं इसके ऊपर। ओके, सपोज अगर तो 6 वीक्स के अंदर अंदर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है ना, उसके ऊपर डिस्कशन सब कुछ करके उसे अप्रूव कर देती है, तो फिर वही ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। वही ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगा दोस्तों, इट बिकम्स एन एक्ट। ओके, तब विद इन 6 वीक्स, 6 वीक्स के अंदर अंदर अगर पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दे तो वही सेकंड ऑप्शन पार्लियामेंट के पास क्या रहेगी, अगर तो पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई एक्शन ही ना ले, पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई एक्शन ही ना ले, जिस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, वीटो पावर का यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी तरह से अगर पार्लियामेंट इस ऑर्डिनेंस के ऊपर कोई एक्शन ही ना ले, है ना, और 6 वीक्स का समय भी खत्म हो जाए, तो फिर वो जैसे ही 6 वीक्स का समय खत्म होगा वैसे ही वो बिल अपने आप ही डेड हो जाएगा, अपने आप ही खत्म, सॉरी, अपने आप ही खत्म हो जाएगा वो ऑर्डिनेंस, ना कि बिल, सॉरी, ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। ओके, इफ इफ पार्लियामेंट, ये बी होगा एंड ये सी होगा। If Parliament takes no action at all, the ordinance becomes dead on the expiry of 6 weeks from the reassembly of a Parliament. Okay, तो वही इस ऑर्डिनेंस को
6 वीक्स है ना, 6 सप्ताह का समय समाप्त होने से पहले पार्लियामेंट इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव भी कर सकती है एक रेजोल्यूशन पास करके। यानी 6 वीक्स के समय से पहले भी इस ऑर्डिनेंस को समाप्त किया जा सकता है। ओके, the ordinance may also ceases to operate even earlier than the prescribed 6 months, sorry 6 weeks हो गए इधर, if both the houses of parliament pass a resolution disapproving it। ओके, अब मुझे दोस्तों यह चीज बताएं, जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वो किस किस केस में लाया जा सकता है? क्या वो दोस्तों, क्या वो एक नया लॉ बनाने के लिए लाया जा सकता है? क्या वो एक नया लॉ बनाने के लिए लाया जा सकता है ना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यस, है ना, इसका आंसर होगा यस, एक नया लॉ बनाने के लिए उसको लेकर आया जा सकता है। क्या वो किसी प्रीवियस लॉ को, कोई लॉ ऑर्डिनरी लॉ है कोई प्रीवियस पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ, क्या उसको अमेंड करने के लिए लाया जा सकता है? तो बिल्कुल यस, उसको अमेंड करने के लिए भी लाया जा सकता है। क्या किसी पार्लियामेंट्री लॉ को, क्या पार्लियामेंट्री लॉ को रिपील करने के लिए, एंड करने के लिए लाया जा सकता है? यस, ऐसा करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ओके, तो क्या जो टैक्स लॉज होते हैं, टैक्स लॉज को अमेंड और उसको, है ना, उसको अमेंड करने के लिए क्या ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा? यस, उसको अमेंड करने के लिए भी लाया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति ने जो पहले ऑर्डिनेंस ला रखे हैं, क्या उस ऑर्डिनेंस को अमेंड करने के लिए भी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? बिल्कुल, उसके लिए भी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। यस यस, है ना। क्या अब मुझे बताओ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर होगा नो। भाई यह याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अपने ध्यान में रखना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस को नहीं लाया जाता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस को, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, इसके बाद देखिए आपको, राष्ट्रपति ऐसे ऑर्डिनेंस को, राष्ट्रपति ऐसे ऑर्डिनेंस को, है ना, खुद भी विड्रॉ कर सकते हैं 6 वीक्स के अंदर अंदर। ठीक है, जैसे ऑर्डिनेंस लाया, ठीक है, क्या हुआ, मान लो सपोज जैसे ही, है ना, जो रिसेस पीरियड था पार्लियामेंट का, है ना, रिसेस पीरियड में, इस रिसेस पीरियड में ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे ही असेंबल होती है पार्लियामेंट, है ना, वैसे ही वो क्या कर सकते हैं, उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, वैसे ही उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी उसको पार्लियामेंट में भेजे ही ना, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो प्रेसिडेंट किसी भी समय पे उसे, है ना, विड्रॉ भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन आल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, किसी भी समय। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, सपोज जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे कि एक नया लॉ बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, है ना, या एक प्रीवियस लॉ को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, या किसी प्रीवियस लॉ को खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए लॉ लाया जाएगा, किसी टैक्स लॉ को अमेंड करने के लिए लॉ लेके आया जाएगा। क्या इनके, है ना, सॉरी, इनको अमेंड करने के लिए जो ऑर्डिनेंस लाए जाएंगे, क्या ये ऑर्डिनेंस लाने की पावर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है? क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो यह दोस्तों प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इसे याद रखना है। प्रेसिडेंट ये सब करता है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जाता है, ऑर्डिनेंस को अमेंड किया जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही। ओके, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इस बात को। ओके, ही कैन प्रमलगेट और विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन दी, साथ के साथ ही वो विड्रॉ भी किसके ही एडवाइस से करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करता है। ओके, इसका मतलब डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती है, यह हमने एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं आप लोगों को, तो कृपया करके आप वहां से उस वीडियो को समझ लें। ओके,
ना ही ऐसा कोई ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है जो कि बैक डेट से इम्प्लीमेंट हो। ओके, रेट्रोस्पेक्टिव पावर नहीं है ऑर्डिनेंस की। ओके, तो किसी बैक डेट से उस ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। जिस जिस तारीख को या जब जिस समय पर ऑर्डिनेंस पास होता है, ऑर्डिनेंस को पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो उसी डेट से इम्प्लीमेंट होता है, ना कि उसको बैक डेट से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, an ordinance like an other legislation can be retrospective, है ना, that it may come into force from a back date। वही अगर हम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, क्या ऑर्डिनेंस, है ना, क्या उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में? तो बिल्कुल यस, इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, क्या है दोस्तों कि अगर हम देखें तो सबसे पहले, है ना, जुडिशियल रिव्यू ऑन ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट को अगर हम देखें तो सबसे पहले इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970 में। ओके, तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड करा कि भाई, कोर्ट ने करा कोर्ट ने कहा कि जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट की, है ना, कैन बी क्वेश्चन ऑन दी कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब क्या दोस्तों, इसमें कहा कोर्ट क्या कहता है कि कोर्ट हेल्ड दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी क्वेश्चन। क्या चीज? सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, अब इसको समझो, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस तभी ला सकते हैं या तभी लाते हैं जब जब वो सेटिस्फाई हो, कौन? प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो कि भाई हाँ, मौजूदा स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है ना, कोई और ऑप्शन नहीं है, मौजूदा स्थिति ऐसी हो गई है, राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हो कि अब हमें लॉ ऑर्डिनेंस लाना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट के सेशन में आने का वेट हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है दोस्तों, कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, तो इस चीज को क्वेश्चन कर सकती है कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, तो क्वेश्चन कोर्ट क्या चीज देखेगी, क्या भाई, क्या क्या सिचुएशन सही में ऐसी थी कि भाई पार्लियामेंट के सेशन में आने का वेट नहीं कर सकते थे प्रेसिडेंट, है ना, तो इस चीज को रिव्यू कर सकता है कोर्ट, है ना। तो वही आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1970। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, है ना, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को पता था कि राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है, राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है, और वे उस समय पे एग्जिस्टिंग 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज करना चाह रही थी, और नेशनलाइज करना चाह रही थी ऑर्डिनेंस ला करके। ओके, उन्होंने ऑर्डिनेंस जो लाया था, उस ऑर्डिनेंस का नाम था दोस्तों बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो लाया था उसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969। ओके, तो इसी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970 में। ओके, तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं थी कि पार्लियामेंट का सेशन में आने का वेट आप नहीं कर सकते थे बैंक्स की नेशनलाइजेशन करने के लिए। तो कोर्ट ने ऐसा कहा। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है ना, इस ग्राउंड पे कि भाई, इस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है कि क्या इसमें इमीडिएट एक्शन का ग्राउंड है या नहीं, है ना, या
या फिर पार्लियामेंट को बाईपास करने के लिए ही ऑर्डिनेंस लाया गया है, इस चीज को रिव्यू कर सकती है जुडिशरी। ऐसा जुडिशरी ने आरसी कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970 में कहा। दोबारा से सुन लो क्या हुआ दोस्तों कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है ना, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उन्हें मालूम था कि राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है और वे 14 बड़े बैंक्स को नेशनलाइज करना चाह रही थी इस ऑर्डिनेंस को ला करके। ऑर्डिनेंस का नाम था दोस्तों बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969। तो वही इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नमेंट से कहा या पूछा कि भाई ऐसी क्या इमरजेंसी सिचुएशन है यह कि आप पार्लियामेंट का सेशन में आने का वेट नहीं कर सकते थे। ऐसी तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है ये, इस चीज को आप तब भी कर सकते थे जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाए, है ना। तो कोर्ट ने हेल्ड करा, कोर्ट ने कहा कि भाई हम, है ना, हम प्रेसिडेंट के ऐसे डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम रिव्यू करेंगे कि क्या इमीडिएट एक्शन का ग्राउंड इसमें अवेलेबल है या नहीं। अगर इमीडिएट एक्शन का ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो वही इसके बाद जो हुआ वो एक रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट इसमें कहता है, इस केस में कहता है कि भाई जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर नहीं है, वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, उसके ऊपर भी जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। ओके, तो जुडिशरी उसमें वही चेक करेगी कि क्या करेगी दोस्तों जुडिशरी इसमें, जुडिशरी चेक करेगी क्या ऐसी मौजूदा, है ना, जिस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाएंगे, क्या वो सिचुएशन, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या उस, है ना, उस केस में क्या पार्लियामेंट के सेशन में आने का वेट नहीं कर सकते थे प्रेसिडेंट, क्या ऐसा है ना। तो इस चीज को रिव्यू करेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर सकती है जुडिशरी, है ना। जुडिशरी ये कहती है एक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982 में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर सकते हैं थ्रू जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो वही डीसी वारदा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि डीसी वारदा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है ना, क्या कहता है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस इज टू बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द लॉ मेकिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर। दोस्तों स्टेट ऑफ बिहार में क्या हो रहा था, स्टेट ऑफ बिहार में 259 ऑर्डिनेंसेस को रीप्रोमलगेट किया गया। वहां पे गवर्नर ऑर्डिनेंस ला रहे थे, जब वो वहां की जो स्टेट असेंबली है रिसेस में थी, जैसे ही रिसेस खत्म होती है, रीअसेंबल होती है वहां की असेंबली, वैसे ही ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर लिया जाता था गवर्नर के द्वारा। जैसे दोबारा रिसेस में आती थी फिर उसी ऑर्डिनेंस को रीप्रोमलगेट कर दिया जाता था गवर्नर के द्वारा। फिर जब वो दोबारा से सेशन में आती असेंबली, वैसे ही वो विड्रॉ कर लेते। फिर जब वैसे दोबारा रिसेस में आती तो फिर वैसे उस ऑर्डिनेंस को रिप्रोमलगेट कर देते। ऐसा 259 टाइम्स और 14 वर्षों तक यह चीजें चलती रही। तो इसी चीज को चैलेंज करा कोर्ट में, है ना। केस का नाम है डीसी वारदा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। इसमें कोर्ट कहता है कि अगर आप सेम ऑर्डिनेंस को रिप्रोमलगेट कर रहे हो तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, है ना। कोर्ट ने कहा कि जो रिप्रोमलगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉड है ना। रिप्रोमलगेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉड है। अगर आप सेम ऑर्डिनेंस को, है ना, सेम ऑर्डिनेंस को रिप्रोमलगेट कर रहे हैं, है ना, तो आप इसके पीछे आपका यही मकसद है कि भाई आप, है ना, पार्लियामेंट के या आप लेजिस्लेचर के, है ना, लेजिस्लेचर को बाईपास कर रहे हैं।
है ना। ऑर्डिनेंस में क्या होता है दोस्तों कि उस पर डिस्कशन नहीं की जाती है। जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज होती है उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिस्कशन से लिए जाते हैं और मेजोरिटी से लिए जाते हैं। तो वही ऑर्डिनेंस को जब पास किया जाता है तो इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं होती है, जस्ट पास कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। तो कोर्ट कहता है कि जो रिप्रोमलगेशन का कॉन्सेप्ट है ना, रिप्रोमलगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ही फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो आप ये क्या हो गया था कि ऑर्डिनेंस राज चल पड़ा था कि जो गवर्नेंस है, कोर्ट कहता है कि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस को आप, है ना, ऑर्डिनेंस से नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ऑर्डिनेंस, है ना, ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो सिर्फ सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए यह पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। तो यही चीज डॉक्टर अंबेडकर जी भी कहते हैं। इन्होंने भी यही कहा कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो एक इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने की पावर है, इसका गलती यूज नहीं होना चाहिए लेजिस्लेचर के द्वारा। इन्होंने साथ में यह भी कहा कि जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट को, है ना, प्रेसिडेंट को यह पावर नहीं दे रखी है, प्रेसिडेंट को यह पावर नहीं है ना। तो प्रेसिडेंट को यह स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए, ना कि ऑर्डिनेंसेस ला करके गवर्नेंस करने के लिए। ओके, तो दोस्तों यह थी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट की जो क्लासेस होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेजिस्लेटिव आवर्स, legislative powers of a president. Okay, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।